Good morning, students. This is class 8. Subject is GK, chapter number 13. The name of the chapter is Indian Economy, भारतीय अर्थव्यवस्था. First, the first Holy Indian Bank was set up in 1894. पहला संपूर्ण भारतीय बैंक जो है वो 1894 को स्थापित हुआ था. The main source of the India's national income is agriculture. एग्रीकल्चर से हमारे भारतवर्ष को नेशनल इनकम मिलता है. The country without income tax is Kuwait. Kuwait is a country where income tax is not applied. The central cooperative bank are in direct touch with the state cooperative banks. A tax paid to the central government on the personal income is income tax. पर्सनल इनकम पर जो टैक्स दिया जाता है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसे इनकम टैक्स कहते हैं. नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन द इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय CSO. The bank which has the highest number of the branches in the world is स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूरे संसार में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं. द फॉर्मर नेम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था. द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन नासिक. करेंसी नोट, जो नोट हम लोग जो रुपए होते हैं वो नासिक में छपते हैं. रीजनल रूरल बैंक्स आर एस्टेब्लिश्ड इन 1975. क्षेत्रीय जो रूरल बैंक है, गांव के बैंक को 1975 को इस्टेब्लिश हुए, यानी कि स्थापित हुए थे. फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड हॉट करेंसी. फॉरेन करेंसी जो होती है, बाहर से हम लोग जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो फॉरेन करेंसी, बाहर की करेंसी मिलती है हम लोगों को जल्दी माइग्रेशन के लिए, उसे हॉट करेंसी कहा जाता है. एक्साइज ड्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक्साइज ड्यूटी, जो कोई सामान लाते हैं, सामान के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं. जो कहीं भी बाहर से भी आए, दूसरे कंट्री से मिलता है, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का. सरकार को इससे इनकम प्राप्त होती है एक्साइज ड्यूटी से. नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन ईयर 1949. 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया था, यानी राष्ट्रीयकरण हुआ गया था. नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन इज विजय के केलकर. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट. इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब पर्यावरणविद्ता, जो पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बारे में स्टडी करके बताते हैं, उन्हें इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं. फर्स्ट, मुरलीधर देवीदास आमटे was so great person that he dedicated his entire life to the care and rehabilitation of the leprosy patient. मुरलीधर देवीदास आमटे जी एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही बड़े महान व्यक्ति थे, जिन्होंने डेडिकेट मतलब समर्पित किया. उन्होंने अपना एंटायर संपूर्ण जीवन समर्पित किया केयर के लिए. रिहैबिलिटेशन मैंने पुनर्स्थापन ऑफ लेप्रोसी, जिनको कोढ़ हो जाता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, जो कोढ़ हो जाता है उसको लेप्रोसी कहते हैं. वो स्किन का डिजीज है, बीमारी है. इन्हें कोढ़ के पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्स्थापन करने के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था. ऑफन ही अलाउड हिज बॉडी टू बी यूज फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट टू ग्रो द लेप्रोसी जर्म्स. और हमेशा ही वो अपने बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए दे देते थे, अपने आप को, अपने शरीर को वो एक्सपेरिमेंट के लिए दे देते थे कि लेप्रोसी का जो जर्म्स है कैसे वो उसमें ग्रो करता है. इसके एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपने को रिसर्च सेंटर में दे देते थे. ही वॉज लविंगली कॉल्ड बाबा आमटे. उन्हें बाबा आमटे प्यार से कहा जाता है. ही सोशल प्रोजेक्ट एट द
Anandvan adjacent to Nagpur in India, state of the Maharashtra, is world renowned. उनका जो सोशल प्रोजेक्ट था, उनका एक सामाजिक एक काम होता था, वो आनंदवन में था। एडजेसेंट माने सटा हुआ। नागपुर जो महाराष्ट्र के एक सिटी है नागपुर, उसी से सटा हुआ आनंदवन है। वो वर्ल्ड रिनाउंड है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध, पूरे संसार में आनंदवन प्रसिद्ध है, जहाँ पे वो सोशल अपना सामाजिक कार्य करते हैं। इन द ईयर 1985 स्टार्टेड अ भारत जोड़ो और यूनाइटेड इंडियन मूवमेंट। उन्होंने 1985 ईस्वी में भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया था, या यूनाइटेड इंडियन भी उसे कहा जाता है। मूवमेंट बिगनिंग फ्रॉम द कन्याकुमारी टू कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अगेन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उन्होंने जोड़ने का कार्य किया था। इन 1988 में कन्याकुमारी से कश्मीर यानी उत्तर से दक्षिण तक, और गुजरात टू अरुणाचल मतलब गुजरात पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत को जोड़ने का उन्होंने बीड़ा उठाया था और उन्होंने कार्य किया था। He was honored with the numerous national and international awards for his selfless service to the society. selfless का मतलब निस्वार्थ, और ऑनर्ड मतलब सम्मानित किया गया, उन्हें सम्मानित किए गए। न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारी संख्या में उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जो उन्होंने निस्वार्थ सेवा की, इस सोसाइटी की, इस समाज की सेवा के लिए उन्हें इतने अवार्ड मिले। नेक्स्ट 2 नंबर है मेधा पाटेकर। आपने नाम सुना होगा। मेधा पाटेकर इज द नेशनल इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हु इज नोन फॉर हर नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट। मेधा पाटेकर का नाम आपने सभी सुना होगा। वो भी एक भारत की समाज सेविका थी और उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शी वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द नेशनल अलायंस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट, NAPM, नेशनल अलायंस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट। ये एक संस्था थी, इसी का ये फाउंडर थी। फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, फाउंडर मीन संस्थापक होता है, ये संस्थापक थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन बिगेन एज ए फाइट फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट and continue as a fight for just settlement of the lakhs of the people to be ousted by the Sardar Sarovar Dam and other large dam along the Narmada river। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का इसके लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी। एक्चुअली जो नर्मदा नदी पर जो प्रोजेक्ट उनका बन रहा था, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट बन रहा था, तो उस समय उन लोगों को, जितने लाखों लोग थे जो उस नदी के किनारे बसे हुए थे, उनको हटाया जा रहा था। सरकार ने उनको हटा के वहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो इसीलिए मेधा पाटेकर ने उन लाखों लोगों के लिए लड़ाई की सरकार से और उनके सेटलमेंट की व्यवस्था की, यानी उन्हें पुनर्स्थापन किया जाए, फिर से उन्हें कहीं ज़मीन दी जाए, फिर से उनका मकान बनवाया जाए। इसके लिए उन्होंने नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने इसीलिए काम किया था। और आउटस्टेड बाय द सरदार सरोवर डैम भी जब बन रहा था और दूसरे बड़े डैम बन रहे थे नर्मदा नदी के किनारे, आउटस्टेड मतलब कि बाहर निकाल देना, लोगों को वहाँ से उस ज़मीन को खाली करवा देना, लोगों को हटवा देना। उसके लिए पुनर्स्थापन के लिए लोगों के नर्मदा नदी के किनारे का काम मेधा पाटेकर ने बहुत सारे काम किए, लोगों के लिए सोशल सर्विस किया, सामाजिक एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लोगों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट यानी सरकार से लड़ाई की और अपना आंदोलन छेड़ा। शी फाइल्ड अ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द लवासा प्रोजेक्ट। जो लवासा प्रोजेक्ट था उसके लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL। 3rd नंबर सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का हम लोगों ने कई बार नाम सुना है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा का। इज ए नोटेड गढ़वाली इन्वायरमेंटलिस्ट। वो गढ़वाल के रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश में गढ़वाल एक पहाड़ी स्थान पर जगह है, वहाँ के रहने वाले इन्वायरमेंटलिस्ट थे, यानी कि पर्यावरणवेत्ता
चिपकू मूवमेंट लीडर, वो चिपकू मूवमेंट के, चिपकू आंदोलन के वो लीडर थे। एंड ए फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी फिलॉसफी ऑफ द नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, और महात्मा गांधी जी का जो दर्शन था नॉन वायलेंस, हिंसा का और सत्याग्रह के पथ पर वो चलते थे, जो गांधी जी के ही पद चिन्हों पर ये सुंदरलाल बहुगुणा चल रहे थे। He was spent his life working to educate the Indian villagers, protesting against the ecological destruction by the government and protecting the Himalayan mountains. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एडुकेट यानी कि लोगों को शिक्षित बनाने, गांव के जितने भारत के जितने गांव के लोग थे, गांववासी थे, उनको शिक्षित बनाने में किया। उनको यह समझाया कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और इनकी रक्षा किस प्रकार से की जाए। तो ये जो चिपकू आंदोलन है, आप लोगों ने सबने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो वहाँ की महिलाएं थी, जब सरकार की तरफ से पेड़ काटने आते थे तो वो औरतें वो पेड़ के चारों तरफ चिपक जाती थी और उनको काटने से रोकती थी कि कोई मनुष्य को तो काटेगा नहीं, इसलिए वो पेड़ को ऐसे पकड़ी रहती थी। इसी से ही चिपकू आंदोलन कहते हैं। और इस प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा ने लोगों को समझाया, गांव वालों को समझाया, पेड़ के महत्व बताए, जंगल के महत्व बताए, और वो प्रोटेस्टिंग करते थे, विरोध करते थे इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, इकोलॉजिकल जो पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश कर रहे हैं, किसके द्वारा हो रहा था? सरकार के द्वारा। सरकार पेड़ काट रही थी अपने प्रोजेक्ट, अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए। इसके खिलाफ लोगों को उन्होंने तैयार किया। एंड प्रोटेक्टिंग द हिमालय माउंटेन, और हिमालय का जो पहाड़ है उसको भी प्रोटेक्ट करने का बीड़ा इन्होंने उठाया था और इस तरफ उन्होंने ज़रूरी कदम उठाए और काम किया। He has had an active role with the Chipko and anti-Tehri Dam movement. तो टेहरी डैम जो बन रहा था और चिपकू आंदोलन के लिए उनका एक्टिव रोल था, बहुत ही बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया और इसके लिए कार्य किए। और टेहरी डैम पर भी जो आंदोलन हो रहा था, इसमें भी सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। He was one of the first people to point out the fallacies of the judgment when creating the Tehri Dam. वो एक पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया। फैलासीज का मतलब है कुतर्क, तर्क करते हैं, कुतर्क माने गलत तर्क करना। हम लोग कोई बात करते हैं जिसका एक लॉजिक होता है, लेकिन कोई बात हम करें जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, कोई उसका कोई मतलब ही ना हो, तो उसको कुतर्क कहते हैं, गलत बात पर तर्क करना। तो ये उन्होंने गलत बात पर जो तर्क हो रहा था, इसको उन्होंने पॉइंट आउट किया। जजमेंट व्हेन क्रिएटिंग द टेहरी डैम, तब टेहरी डैम जब बन रहा था, उस समय उन्होंने उसको जो सरकार अपना तर्क दे रही थी उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किया, उसको उन्होंने बताया कि ये गलत है। He was awarded the पद्म विभूषण in 2009। 2009 में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट, किशन बाबू राव Hazare is recognized for his contribution to the development of the Raleganj Siddhi, a village in the Ahmednagar district, Maharashtra। किशन बाबूराव हजारे, जिसे कि अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं, आप लोग सब लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। इन्हें जाना जाता है, रिकॉग्नाइज माने जाना जाता है कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान के लिए कि इन्होंने रैलगान सिद्धि एक गांव है अहमदनगर में, एक गांव है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए इन्होंने कदम उठाए थे और अपना योगदान दिया था। His selfless work inspired others to join the voluntary। वॉलेंट्री का मतलब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना पैसा लिए काम करने को वॉलेंट्री कहते हैं। उनका जो सेल्फलेस वर्क था, मतलब निस्वार्थ उनका जो वो काम था, इससे दूसरे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी वॉलेंटरीली का मतलब स्वेच्छा से उस आंदोलन में अपना योगदान दिया। ही इज पॉपुलरली नोन एज अन्ना हजारे, उन्हें प्यार से अन्ना हजारे कहा जाता है। ही इनिशिएटेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर पासिंग ए स्ट्रॉन्गर एंटी करप्शन लोकपाल बिल। उन्होंने इनिशिएटेड मतलब कि आरंभ किया, शुरू किया, एक सत्याग्रह शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया सरकार के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन का मतलब है, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने एक लोकपाल बिल प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कहा था और इसके लिए उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया था, एक सत्याग्रह किया था, लोकपाल बिल पार्लियामेंट में पारित हो।
और जो एंटी करप्शन के लिए था, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध। एंड एंडेड हिज फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ मतलब मरना, आमरण अनशन। फास्ट अनटू डेथ का मतलब होता आमरण अनशन उन्होंने किया था। आफ्टर द गवर्नमेंट एग्रीड टू हिज डिमांड, उसके बाद सरकार ने उनकी बात को मान लिया, उनको वाजिब लगा कि ये उनकी जो बातें हैं मानने लायक हैं, तो उसको सरकार ने मान लिया। अन्ना हजारे वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1990। अपने कार्यों की वजह से 1990 को उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन द एनवायरमेंटलिस्ट इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे जो जगह है वहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट का पर्यावरण वेत्ताओं के नाम लिखने हैं। He was an environmentalist, painter, photographer of India who was interested in wildlife. ये एक environmentalist पर्यावरण वेत्ता थे, पेंटर थे, फोटोग्राफर थे भारत के, और जिनको इंटरेस्टेड था वाइल्ड लाइफ में, वन्य जीवन में इनको बहुत रुचि थी। ही वॉज ऑल्सो एडेड 32 डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई थी, 32 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई थी। ही डोनेटेड हिज लैंड फॉर सेटिंग अप द लोकल स्कूल एंड द हेल्थ कैंप। उन्होंने हेल्थ कैंप के लिए और एक छोटे से स्कूल बनाने के लिए अपने लैंड को डोनेट यानी कि दान में दे दिया था, अपनी ज़मीन दिया था। ही फाउंडेड ए ऑर्गेनाइजेशन काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। उन्होंने एक और फाउंडेड मतलब संस्थापना की थी, एक संस्था की जिसका नाम था काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्क। पार्क यानी कि जो नेशनल पार्क कहा जाता है, जहाँ पे सारे जानवर प्रोटेक्टेड रहते हैं, सारे जानवर सुरक्षित रहते हैं, इसी के लिए उन्होंने काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी। He was awarded the पद्मश्री इन 1971 को इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था। उनका नाम है रॉबिन बैनर्जी। रॉबिन बैनर्जी इनका नाम है। नंबर 2, he is the former professor of the hydraulic engineering and former head of the civil engineering department at the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वे एक पहले फॉर्मर बने, पहले वो प्रोफेसर रह चुके थे। कहाँ पे थे? हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में, और फॉर्मर हेड थे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बीएचयू में। बीएचयू का नाम आपने सुना होगा, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो हेड भी रह चुके थे। कि कौन सा डिपार्टमेंट था उनका? सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ही इज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट थे, फाउंडिंग मतलब संस्थापक थे। अध्यक्ष संकट मोचन फाउंडेशन के वो अध्यक्ष भी रहे थे। और ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू कॉज ऑफ क्लीनिंग द गंगा रिवर। गंगा नदी को साफ करने के लिए उन्होंने जो काम किया था, उसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड हिज लाइफ यानी अपना जीवन समर्पित किया था। उनका नाम था वीरभद्र मिश्रा। वीरभद्र मिश्रा। She is an Indian environmental activist and the anti-globalization author. ये महिला जो हैं वो इंडियन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, मतलब कार्यकर्ता है, पर्यावरण के प्रति वो इनका योगदान है, ये कार्य करती हैं, और एंटी ग्लोबलाइजेशन ऑथर भी हैं। ऑथर ये मीन्स राइटर, लेखिका है। शी इज वन ऑफ द लीडर्स एंड द बोर्ड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फोरम ऑन द ग्लोबलाइजेशन। वे इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्लोबलाइजेशन जो एक संस्था है उसकी ये एक लीडर भी हैं और बोर्ड मेंबर हैं। जो किसी भी संस्था का जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसमें से एक ये मेंबर हैं। एंड फिगर ऑफ द ग्लोबल सॉलिडारिटी मूवमेंट, और ग्लोबल सॉलिडारिटी मूवमेंट के एक कार्यकर्ता हैं। फिगर मीन्स व्यक्ति। नोन एज अल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, उनका जो ये मूवमेंट था, इनका ये जो आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम था अल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। शी वॉज ट्रेंड एज ए फिजिसिस्ट, ये एक फिजिसिस्ट के रूप में भी इनको ट्रेंड किया गया था। एंड रिसीव्ड हर पीएचडी इन फिलॉसफी, और फिलॉसफी में दर्शन शास्त्र में इन्होंने पीएचडी किया था। इनका नाम है डॉक्टर वंदना शिवा। नेक्स्ट, she was the first woman prime minister to give the serious thoughts to the whole concept of environmental education and awareness. वे भारत की पहली प्रथम प्रधानमंत्री थी। सब लोग जानते हैं
इंदिरा गांधी थी, क्योंकि यही भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। उन्होंने सीरियस थॉट, बहुत अपना विचार दिया उस कॉन्सेप्ट को, होल कॉन्सेप्ट ऑफ, पूरा उनका जो विचार था एनवायरमेंटल एजुकेशन के, पर्यावरण के शिक्षा देना और अवेयरनेस, जागरूकता लोगों के अंदर, लोग पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक भी करें और उनको पर्यावरण की शिक्षा भी दें। यही काम किसने किया था? इंदिरा गांधी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने हमारे किया था, जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी। शी वॉज द ग्रेट एडमायरर ऑफ द हिमालयाज एंड, यहाँ पे माइटी होगा, वाई माइटी, हिमालय एंड ब्यूटी ऑफ द चिनार एंड देवदार ट्रीज। वे बहुत ही ग्रेट एडमायरर माने बहुत ही प्रशंसा करने वाली, या बहुत अच्छा लगता था उनको माइटी हिमालय, जो हिमालय इतना ऊंचा, इतना विशाल हिमालय की, ये बहुत बड़ी प्रशंसक थी, बहुत उसे मानती थी। और ब्यूटी, और उस हिमालय के पर्वत पर जो चिनार के पेड़ हैं और देवदार के पेड़ हैं, उसको उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। Once she had especially gone to Kashmir during the autumn to be under the beautiful falling leaves of the chinar tree. एक बार वो उन्होंने स्पेशली वो कश्मीर में ऑटम के महीने में, शरद ऋतु में सिर्फ इसलिए गई थी कि चिनार के पेड़ों के नीचे कैसे पत्तियां उसकी गिरती हैं, कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं, वो जब गिरती हैं तो दृश्य को देखने के लिए वो सिर्फ कश्मीर गई थी। इनका नाम है इंदिरा गांधी, मैंने पहले ही आपको बताया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। Did you know, for her contribution toward the environment after the death of the Indira Gandhi, 2 important awards were constituted in her name. उनकी मृत्यु के बाद, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, उनके कंट्रीब्यूशन यानी उनके योगदान के लिए जो उन्होंने पर्यावरण के लिए किया था, उनके नाम पे 2 इम्पोर्टेंट अवार्ड रखे गए। एक का नाम था द इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र अवार्ड, और दूसरा था इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। यहाँ इंडिया नहीं होगा, यहाँ इंदिरा गांधी होगा। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार उनके नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पर निकले थे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड मीन्स पहचान पत्र। देखिए हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से पहचान पत्र हैं हम लोगों के। एज अ citizen of the India, what type of the identity card the government has provided us? First number, the voter identity card is used as a significant document across India for the identity in the plenty of the task. जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो लोग अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो आपका भी वोटर आईडी कार्ड बनेगा, जिससे हम लोगों का पहचान होता है। बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये एक दस्तावेज है हम लोगों के लिए, पूरे इंडिया में यह काम में आता है। फॉर एंडेड, और ये बहुत सारे काम, प्लेंटी मने बहुत सारे, टास्क मने काम, बहुत सारे काम में वोटर आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव की जो कमीशन है भारतवर्ष की, वो हम लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान देती है। ये कार्ड हम लोगों को इशू किया जाता है। नंबर 2, ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 2, ड्राइविंग लाइसेंस सब लोग जानते हैं, जो भी लोग ड्राइव करते हैं, जिसके भी पास गाड़ियां हैं उसके पास एक ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। मतलब ये आरटीओ ऑफिस जो है वही पारित करता, वही इशू करके देता है। ड्राइविंग लाइसेंस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट परमिट इशूड बाय द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ दैट अलाउ द होल्डर टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल और व्हीकल्स ऑन द पब्लिक रोड। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? एक ऑफिशियल सरकारी एक दस्तावेज है जिसे कि आरटीओ ऑफिस देता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जिसके नाम का वो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ये अलाउ किया गया है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। मीन्स आप इस लायक हैं कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है पासपोर्ट। पासपोर्ट को नाम ने आपने सुना होगा, जब हम लोग कभी भी देश के बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है जिसके द्वारा पता चलता है कि हम किस देश के निवासी हैं, हमारी नेशनलिटी, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारी पहचान क्या है, और तभी पासपोर्ट के ही द्वारा हम लोग किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए अलाउ होते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप किसी कंट्री में नहीं जा सकते।
Passport is an official document issued by the government identifying an individual, granting him her permission to travel abroad and requesting the other protection of the other government for him, her and right to return to India. देखिए, जो अभी मैंने बताया, पासपोर्ट एक ऑफिशियल, एक सरकारी दस्तावेज है जो हमारी सरकार, उसी देश की सरकार हम लोगों को देती है, और ये हमारी पहचान पत्र, इंडिविजुअल, अपनी एक पहचान है। ग्रांटिंग हिम, जो उसे अधिकार देती है किसी आदमी या औरत को, कि उसको परमिशन देती है, उसको आज्ञा देती है कि वो ट्रैवल अब्रॉड, देश के बाहर यात्रा कर सके, एंड रिक्वेस्टिंग अदर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट, और अगर दूसरे भी कंट्री में चले गए हैं तो उनका पासपोर्ट होल्डर का ये अधिकार होता है कि जिस कंट्री में गए हैं वो कंट्री उनके अधिकारों की रक्षा करे और उनका प्रोटेक्शन करे। एंड राइट टू रिटर्न टू इंडिया, और उनको ये अधिकार प्राप्त होता है कि दूसरे कंट्री से वो अपने घर, अपने भारतवर्ष में वापस आ सकें। ये पासपोर्ट का काम है, और पासपोर्ट के बिना कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर नहीं जा सकता। सारे संसार में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ नेपाल ही ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग, भारतवर्ष के लोग, बिना पासपोर्ट के भी नेपाल में जा सकते हैं। नेक्स्ट है पैन कार्ड। आपने देखा होगा, ये देखिए पैन कार्ड ऐसा है। पैन कार्ड आपने देखा होगा। पैन कार्ड इज जनरेटेड एंड इशूड बाय द इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये पैन कार्ड को जनरेट करती है, बनाती है और इशू करती है, देती है। टू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी टैक्स पेइंग पर्सन इन द इंडिया। भारत में हर व्यक्ति जो टैक्स पे करता है उसका एक पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ये इंडियन इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो ही सबको देते हैं। इट इज़ ए 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड कार्ड। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड कार्ड है, 10 डिजिट का उसमें नंबर होता है। पैन स्टैंड, पैन का क्या मतलब है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड आप देखिएगा हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे, कोई ऑफिशियली काम करने जाएंगे, कोई जेन्युइन किसी ऑफिस में जाएंगे, या कभी हम लोग जाते हैं बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हैं, नया अकाउंट बनवाने जाते हैं, वहाँ पर पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत जगह पे पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारा एक पहचान है। राइट नाउ नेक्स्ट, आधार कार्ड। डिड यू नो आधार इज 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आधार कार्ड में 12 डिजिट के नंबर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 12 डिजिट के नंबर हैं। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये हमारे पहचान का ये नंबर है जो हर व्यक्ति को, जो भारत का निवासी है, उसको मिलता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ द इंडिया विच फंक्शंस अंडर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, ये जो आधार कार्ड का ये जो दिया जाता है, इसके ये काम करता है, किसके अंडर काम करता है? प्लानिंग कमीशन, भारत के प्लानिंग कमीशन के अंडर में ये काम करता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द आधार नंबर एंड आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड। और इनकी ये जिम्मेदारी है कि आधार नंबर को ये मैनेज करें और आधार के आइडेंटिफिकेशन कार्ड को ये बनवाएं, लोगों में वितरित करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, इट इज एलिमेंट एंड मेटल्स। एलिमेंट तत्व, मेटल मतलब धातु। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल लिक्विड रहता है? मरकरी। रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द आयरन एंड विच एलिमेंट, किसके द्वारा रस्ट लगता है यानी जंग लगती है? ऑक्सीजन। विच कॉमन मिनरल इज यूज्ड टू मेक द कास्ट, मोल्ड, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड प्लास्टर ऑफ द पेरिस। किससे बनता है ये सब? जिप्सम से बनता है, जिप्सम। विच लाइट वेट मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर द एयरक्राफ्ट, कार, शिप। एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन्स, कार और शिप किससे बनती हैं? जो लाइट वेट होता है उसका नाम है एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट टेकन बाय फास्फोरस। कौन से कलर को नहीं लेता है? रेडिश, पर्पल। विच एलिमेंट इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट। सारे एलिमेंट से सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का कौन सा है? हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मिक्स्ड विद द कॉपर टू मेक ब्रास। कॉपर से मिक्स करके ब्रास बनाया जाता है। कि किसे कॉपर के साथ में
मिक्स करते हैं वो है जिंक। ब्रास बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है जिंक में कॉपर मिलाकर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, इस सब में सबसे हार्डेस्ट मेटल, सबसे सख्त कठोर कौन सा मेटल है? उसका नाम है टंगस्टन। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 17, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर। हम लोग इसमें मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ेंगे। विच ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे सेंसिटिव यानी नाजुक प्रतिक्रिया करने वाला कौन सा ह्यूमन बॉडी है? वो है अंग है, वो है आई बॉल्स। फ्रॉम वेयर डज द ब्लड गेट इट कलर, ब्लड को कलर किससे मिलता है? प्लाज्मा से। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। हाउ मेनी बोन्स डज ए ह्यूमन फेस हैव, ह्यूमन फेस में कितने बोन्स होते हैं? 14। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा है? स्टेप्स। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा ह्यूमन बॉडी का? दैट इज स्किन, यानी कि जो स्किन मतलब चमड़ा, ऊपर की जो हमारे चमड़ा होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। विच ग्लैंड इज ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डेड डोनर ऑफ ए लिविंग मैन, इसमें ये मतलब है कि जो मनुष्य मर जाता है उस मनुष्य के आँखों का कौन सा हिस्सा डेड डोनर से, मतलब जो मर चुका है उससे लिविंग पर्सन को, जिंदा व्यक्ति को आँखों में जो आई ट्रांसप्लांट करते हैं तो आँखों का कौन सा हिस्सा देते हैं मृत व्यक्ति का? दैट इज कॉर्निया। हाउ मेनी लीटर ऑफ द ब्लड डज ए ह्यूमन एडल्ट बॉडी कंटेन, ह्यूमन एडल्ट बॉडी में कितने लीटर ब्लड होते हैं? 6 लीटर्स। व्हाट इज हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट मीन्स अ परसेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड सैंपल, मतलब ब्लड सैंपल जो लिया जाता है उसमें कितना परसेंट रेड ब्लड के सेल्स हैं। वेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने मजबूत कौन सा मसल्स, कौन सा मजबूत, सबसे मजबूत है? वो है टंग। हाउ लॉन्ग डज द रेड ब्लड सेल सर्वाइव इन द ब्लड स्ट्रीम? 120 डेज सर्वाइव करता है रेड ब्लड सेल जो है, कितने दिन तक सर्वाइव करता है? मीन्स एक्टिव रहता है, जिंदा रहता है तो 120 दिनों तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा जो मनुष्य का लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो है पेटलालिन। विच इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? टूथ एनामल, टूथ एनामल मतलब जो दांत के ऊपर जो चमकती हुई एक चीज होती है उसको टूथ एनामल कहते हैं, वो सबसे हार्डेस्ट चीज है। व्हाट इज द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के ब्लड का कलर रेड है। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का फंक्शन कार्य क्या है? प्रोटेक्शन करना। विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस? सिलियरी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द ह्यूमन हार्ट की कितना वजन है? 280 to 330 ग्राम। थिक वॉल ऑफ द मसल सेपरेटिंग द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज नोन एज, मनुष्य के जो हार्ट है, दिल है, उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग करने वाला, सेपरेटिंग माने अलग करने वाला जो मोटा वॉल है, मसल्स जो मांसपेशियां जो है उसको क्या कहते हैं? सेप्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, कौन सा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है? यह है मेडुला ऑब्लिंगेटा।